हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तुषार आर्या जोन पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के भूगोल या ज्योग्राफी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। पिछले क्लास में या पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे, 60 नोट्स जो आपके सेक्शन ए में आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपके लिए, ठीक है। तो तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देंगे, तो आप जो प्रश्न है उसको आप लोग नोट करते रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा ही गया है और उसके बाद उस प्रश्न के बारे में या उस प्रश्न का उत्तर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ाया भी हूँ और थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके लिए भाई? आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल जियोग्राफी, यानी भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। हिंदी में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो जैसे आपको बताया गया, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो आप शुरुआत यहीं से करेंगे अपना आंसर लिखने का कि फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल जियोग्राफी की दो महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। अगर जियोग्राफी के दो महत्वपूर्ण शाखा की बात करें तो एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी कि भौतिक भूगोल है, और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी कि मानव भूगोल है। ये दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और इसी में से जो आपको जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के भौतिक कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या अध्ययन करते हैं, जिसमें ओशियन, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, महासागर, उसके साथ साथ पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स, उसके बाद अलग अलग शक्तियों के द्वारा बनने वाले स्थल रूपों को, जैसे नदी के कार्य, वायु के कार्य के द्वारा निर्मित स्थल रूप, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। और अगर हम जब स्कोप की बात करते हैं, स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जिसका आप लोग उस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करने वाला सब्जेक्ट है। तो भौतिक भूगोल इसकी एक शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं। और उसके बाद अगर आपको इसको और अच्छे से क्या क्या स्कोप में आता है तो आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जितने भी भौतिक कंपोनेंट्स हैं ज्योग्राफी के, उन सब का अध्ययन करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका स्थल होगा, यानी कि लैंड होगा, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल के साथ साथ आपका एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर यानी कि जिसे हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल के साथ साथ आपका होगा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिसका अध्ययन आपको फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और भौतिक भूगोल के स्कोप में अगर बात करें तो ये स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से एक नए मंडल का निर्माण होता है, जिसे आप लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो स्कोप को अगर आपको समझाना है, बायोस्फीयर या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल।
तो अगर स्कोप को आपको समझाना है तो ये फिगर अगर आप बना देते हैं तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को आप आसानी से इससे बता सकते हैं। स्थल मंडल की विशेषताओं के बारे में, वायुमंडल की विशेषताओं के बारे में, जल मंडल की विशेषताओं के बारे में और जैव मंडल की विशेषताओं के बारे में हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस या पाठ्यक्रम तो आपके पास होगा ही। तो जो भौतिक भूगोल का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वही तो इसका विषय क्षेत्र है, वही इसका क्या है, स्कोप है। तो उसके बारे में आप इसमें जो जो चीज़ें हैं सिलेबस में उसको आप बता देंगे कि इन इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और आसानी से आपका ये प्रश्न का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि जितनी चीज़ें हो सके उतनी स्वच्छ रूप से और स्पष्टता से दिखाई दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज साइकिल ऑफ इरोजन, व्हाट इज साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन चक्र क्या है। साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस, आपको भौगोलिक चक्र का आपको व्याख्या करना है जो किसके द्वारा दिया गया है, डेविस के। यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि डेविस के भौगोलिक चक्र का आपको व्याख्या करना है। पहले तो आपको ये बताना है कि अपर्दन चक्र क्या है, इरोजन का साइकिल क्या है, उसके बाद आपको डेविस के भौगोलिक चक्र की व्याख्या करनी है। तो अगर हम अपर्दन चक्र की बात करें बड़े, तो अपर्दन चक्र क्या है, विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप है उनके निर्माण से लेके उनके अंत तक का पूरा जो प्रोसेस है, जो अवस्था है, उसी को हम लोग अपर्दन चक्र कहते हैं या साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। और इसी के संदर्भ में आप लोगों ने दो लोगों का अपर्दन चक्र पढ़ा था, एक तो डेविस जी का और एक पिंक जी का, डेविस और पिंक। तो दोनों लोगों के अपर्दन चक्र के बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी रख के जाइएगा और पढ़ के जाइएगा। दोनों में से किसी का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। जैसा कि अगर हम डेविस के अपर्दन चक्र की बात करें या डेविस के भौगोलिक चक्र की बात करें, भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र सेम, ठीक है। तो डेविस के भौगोलिक चक्र की बात करें तो आपको वहां पर बताया गया था, डेविस ने किसी भी स्थल रूपों के विकास के लिए तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना। एक तो था संरचना, दूसरा प्रक्रम और तीसरा आपका अवस्था, अवस्था या फिर इसको आप समय भी कह सकते हैं। किसी भी स्थान की संरचना किस चीज से हुई है, यानी कि वहां जिस स्थान के आप स्थल रूप की बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की, वहां पर जो चट्टान है उनकी संरचना कैसी है, कठोर है या मुलायम, उसका प्रभाव पड़ता है कि वहां पर किस प्रकार के स्थल रूप होंगे। प्रक्रम का प्रभाव पड़ेगा, किसके द्वारा वहां पर अपर्दन का कार्य हो रहा है, नदी के द्वारा हो रहा है या वायु के द्वारा हो रहा है, तो उस प्रकार के अलग अलग स्थल रूपों का विकास होगा। अवस्था यानी समय के साथ भी स्थल रूपों के विकास में परिवर्तन होता है, ये डेविस जी ने बताया। और इन्हीं तीन चीजों को डेविस का त्रिकट कहते हैं या ट्रायो ऑफ डेविस कहते हैं। डेविस का त्रिकट या ट्रायो ऑफ डेविस, ट्रायो ऑफ डेविस, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संरचना प्रकरण तो महत्वपूर्ण है ही, जो आपका भौगोलिक चक्र प्रदर्शित करता है वो अवस्था को। तो डेविस जी ने अपर्दन चक्र की तीन अवस्थाओं के बारे में बताया। कितनी अवस्थाओं के बारे में, तीन अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा था। एक था आपका पहला युवावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था और उसके बाद तीसरा वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। यंग स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यंग स्टेज, मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, ये तीन अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े नहीं पढ़े तो कहीं से भी पढ़ के उनकी क्या विशेषताएं है अलग अलग स्टेजेस की, उसको आपको जानना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भौगोलिक चक्र डेविस जी ने दिया ये मुख्य रूप से नदी के अपर्दन चक्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, नदी के अपर्दन चक्र। एक नदी किस तरीके से अलग अलग समय में अपर्दन के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है, अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक भौतिक भूगोल
क्या है और उसकी विशेषता के साथ साथ उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, अपर्दन चक्र क्या है और अपर्दन चक्र की का कंसेप्ट जो डेविस जी ने दिया था उनके भौगोलिक चक्र के बारे में आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर फोल्ड, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फोल्ड। फोल्ड क्या है और फोल्ड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फोल्ड मतलब वलन, वलन क्या है, वलन क्या है और वलन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए या विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको इसमें बताना है, व्याख्या करना है। और ये भी आपको बताया गया था कि फोल्ड क्या है, ये भी आपको बताया जा चुका है। जनरली फोल्ड क्या है, जब कभी भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण या अंतरजात बलों के कारण पृथ्वी के बाएं सरफेस पर उपस्थित जो चट्टान है उसमें मोड़ पड़ जाए। क्या पड़ जाए? मोड़। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वलन। क्या बोलते हैं? वलन। वलन की अलग अलग विशेषताएं होती है, वलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया था एक नत वलन, सममित वलन, न ये सारी चीजें कहीं पे भी आपको लिखी हुई मिल सकती हैं, तो उसको पढ़ के उसी को आपको एक एक हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो वलन सामान्यतः क्या है, जैसे अगर पृथ्वी का कोई भूखंड है उस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ेगा और धीरे धीरे वो मुड़ेगा। तो इस तरीके से अगर मोड़ पड़ गया तो यही क्या है? वलन है। यही क्या है? वलन है। इसी से संबंधित आपको एक चीज और बताई गई थी फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट यानी कि भ्रंश या भ्रंशन, भ्रंश या भ्रंशन। जब कभी भी यही फोर्स के कारण या बल के कारण जो ऊपर पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर जो आपके चट्टान है या जो आपकी प्लेटें हैं, अगर वो किसी तरीके से टूट के खिसक जाए ना, जैसे एक चट्टान मान लीजिए ये हो गया और एक चट्टान ये हो गया, ठीक है, अब ये नीचे खिसक गया, ये ऊपर हो गया, यहाँ से ये टूट गया, तो ये इसको क्या कहेंगे? फॉल्ट। फॉल्ट का सीधा सा मतलब है टूटना। क्या है? टूटना। या भ्रंश का सीधा सा मतलब क्या है? टूटना। और जब कोई चट्टान किसी स्थान से टूटेगी तो किसी न किसी सरफेस से टूटेगी, किसी न किसी पॉइंट से टूटेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश की दिशा, जिस दिशा में भ्रंश टूटा है। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, वलन और भ्रंशन। इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वलन क्या है और भ्रंशन क्या है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वलन कितने प्रकार के होते हैं और भ्रंशन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इरोजनल साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ विंड। ना, वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप, वायु के द्वारा निर्मित इरोजनल लैंडफॉर्म यानी कि अपरदनात्मक स्थल रूप। कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगर वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में बात करें तो आपको बताया गया था, जैसे कि छत्रक शिला, मशरूम रॉक्स जिसको बोलते हैं। छत्रक शिला मतलब जब ऊपर मान लीजिए कि कठोर चट्टान है, नीचे मुलायम चट्टान है, इस तरीके से नीचे का भाग अपर्दित हो गया, ऊपर चट्टान बचा रह गया, तो ये छत्रक शिला हो गया। क्योंकि नीचे वायु के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वायु में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो वो नीचे ज़्यादा अपर्दन भी करेंगे, इससे नीचे का भाग ज़्यादा अपर्दित हो जाता है, ऊपर का भाग बचा रह जाता है। अगर कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तो उससे छत्रक शिला का निर्माण हो जाता है ना। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अपरदनात्मक स्थल रूपों का निर्माण वायु के द्वारा होता है मरुस्थलीय रीजन में। कहाँ पर? मरुस्थलीय रीजन में। ठीक है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे स्टैग का भी निर्माण होता है। किसका? स्टैग। तो कौन कौन सी, ये सब के बारे में आपको बताया गया है। ऐसे ही केवल वायु ही नहीं, वायु है मुख्य रूप से तीन चार चीजें हैं, रिवर, नदी या फिर जल, उसके साथ साथ वायु या विंड, उसके बाद साथ साथ हिमानी, और उसके साथ साथ काष्ठ प्रदेश। काष्ठ प्रदेश यानी चूना पत्थर का प्रदेश। इन क्षेत्रों में कौन कौन से अपरदनात्मक स्थल रूप है और कौन कौन से निक्षेपात्मक स्थल रूप है। बाह्य शक्तियों के द्वारा दो प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है या निर्माण होता है, आपको बताया गया है।
और वो दो प्रकार के हैं, एक तो अपर्दनात्मक स्थल रूप होंगे जो अपर्दन के द्वारा उत्पन्न होंगे, और एक निक्षेपात्मक स्थल रूप होंगे जो निक्षेप के द्वारा उत्पन्न होंगे। अब अपर्दन और निक्षेप क्या होता है ये भी आपको बताया जा चुका है, तो एक बार फिर से जान ही लेते हैं। जैसे कि अपर्दनात्मक स्थल रूप होंगे जिनका निर्माण नदी के द्वारा या जल के द्वारा या वायु के द्वारा या हिमानी के द्वारा, चट्टानों के अपर्दन के द्वारा, उनके तोड़ने फोड़ने से। अपर्दन मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना फूटना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना। तो अगर उससे अब कोई चट्टान है उसमें से कोई भाग टूट जाएगा तो एक नए प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। तो जो नए प्रकार का स्थलाकृति है वो अपर्दनात्मक स्थल रूप होगा। वैसे चाहे वो वायु के द्वारा टूटे चाहे नदी के द्वारा टूटे। अब ये बात है कि अलग अलग सोर्सेस के द्वारा या अलग अलग जो आपके पास फोर्सेस है इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जो आपकी किताब में भी लिखा गया है और जो आपको बताया भी गया है। ठीक है। निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन से होते हैं? अब जो चट्टान टूटा जिसको नदी या जल ने जिसको अपर्दित किया वो उसको ले जाके कहीं न कहीं इकट्ठा करेगी, कहीं न कहीं छोड़ेगी, उसका निक्षेप करेगी। तो जहां पर कुछ नहीं था वहां पर ले जाके अगर और चट्टान व्यवस्थित कर दिया गया या उसको रख दिया गया या उसको निक्षेपित कर दिया गया तो वहां पर दूसरे प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। तो वो जो स्थलाकृतियां होंगी वो निक्षेपात्मक होंगी, डिपोजिशनल बोलते हैं इसको, इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं इसको, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है। तो ये दो प्रकार के स्थल रूपों का विकास नदी के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, हिमानी के द्वारा होता है, परिहिमानी के द्वारा होता है, काष्ठ प्रदेश में भी ये कार्य होते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा कि किसके द्वारा कौन से प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, अपर्दनात्मक स्थल रूप जो वायु के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? वायु के द्वारा बनते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो अगला जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द रेनफॉल। वर्षा को परिभाषित करना है आपको। किसको परिभाषित करना है? वर्षा क्या है या वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और अलग अलग प्रकार के वर्षा कौन कौन से है वो आपको बताना है। आप देखते हैं कि वर्षा ऋतु में अलग अलग तरीके से वर्षा होती है, कभी तेज कभी कम, कभी बहुत तेज, कभी बिजली के कड़क के साथ साथ न, कभी बादल बहुत गरजता है कभी कम गरजता है। तो अलग अलग प्रकार के रेनफॉल होते हैं या वर्षा होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वर्षा क्या है। वर्षा मतलब आप जानते हैं, हमको लगता है, उम्मीद है कि वर्षा जानते हैं भाई, बरसात में जो पानी गिरता है वही वर्षा है न। वाष्पीकरण के द्वारा जो जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है, वायुमंडल में तापमान कम होने पर वही जलवाष्प का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, और वो जल की बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से धरातल की तरफ आती हैं और धरातल पर गिरती हैं। उसी को आप लोग वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। और वर्षा अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, डिफाइन रेनफॉल, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा से संबंधित चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज अ साइक्लोन। चक्रवात क्या है? साइक्लोन यानी कि चक्रवात। चक्रवात क्या है? डिस्क्राइब द ओरिजिन, डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है उसको एक डायग्राम की मदद से आप समझाइए, यही आपको प्रश्न किया गया है। तो सबसे पहले बात होती है चक्रवात क्या है। देखिए दो शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटे वाले में भी, चक्रवात और प्रति चक्रवात। पहले दोनों को समझ लेते हैं। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। अगर आप साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। जैसे किसी क्षेत्र में किसी एक जगह पर लो प्रेशर हो गया, क्या हो गया? प्रेशर लो हो गया, निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, निम्न वायुदाब का सेंटर बन गया किसी जगह पे। और इसके आसपास जितना ही इससे दूर हटते हैं उतना प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। और प्रेशर बढ़ते बढ़ते इसके जितना दूर जाएंगे वहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर। यानी परिधि पर क्या हो गया? हाई प्रेशर। केंद्र में क्या हो गया? लो प्रेशर। यानी कोई क्षेत्र है जो सर्कल के रूप में है, एक वृत्त के रूप में, और उसके केंद्र में लो प्रेशर हो गया,
और उसके परिधि पर चारों तरफ हाई प्रेशर हो गया, तो फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये हवाएं हाई प्रेशर से यानी उच्च वायुदाब से यानी परिधि से केंद्र की तरफ इस तरफ से तेजी से आने लगेंगी। ठीक है, ऐसे सब के सब इधर ही आएंगे, सब के सब कहाँ आएंगे, केंद्र की तरफ, और हवाएं बाहर से अंदर की तरफ तेजी से मूव करने लगती है और हवा गोल गोल घूमने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात। क्या बोलते हैं, चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात जस्ट इसी का उल्टा होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी केंद्र पर हाई प्रेशर बन गया, क्या हो गया, हाई प्रेशर, और उसके चारों तरफ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर की तरफ मूव करने लगती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं जाएंगी, तो जब हवा एक केंद्र से चारों तरफ जाने लगे, गोल गोल घूमने लगे, तो वो हो गया प्रति चक्रवात। और जब हवाएं चारों तरफ से एक ही सेंटर पर और एक ही केंद्र पर आए, तो वो होता है चक्रवात। वो क्या होता है, चक्रवात। इसको आप किसी भी किताब में पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले अगर चक्रवात की बात करें तो चक्रवात लिखेंगे कैसे, चक्रवात सामान्यतः एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हवाएं उसके चारों तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेजी से अंदर आती है, जिससे हवाएं गोल गोल घूमने लगती है। उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, किताबी भाषा में आप रट सकते हैं। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन तो मैंने आपको समझा ही दिया किस प्रकार से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसको आप और डिटेल में कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल आपको दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही चीज़ पर नहीं खराब करेंगे, नहीं तो केवल ये चक्रवात और चक्रवात की ओरिजिन पढ़ाने में 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। तो आपको जल या महासागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। किसके बारे में पढ़ के जाना है, महासागर के बारे में। कोरल रीफ्स क्या है, समुद्री जीवों के द्वारा निर्मित जो कह सकते हैं स्थलीय भाग होते हैं, उसी को हम लोग कोरल रीफ्स बोलते हैं। जैसे महासागर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ है या रॉक्स से हुआ है, और मुख्य रूप से चूना पत्थर से। किससे, चूना पत्थर से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। जैसे आप लोग घोंघा देखे होंगे, सुतुही देखे होंगे, अपने गांव में सुने होंगे ना। ऐसे मूंगे होते हैं, क्या होता है, मूंगा। कोरल का मतलब ये होता है मूंगा, कोरल का मतलब क्या होता है, मूंगा। ठीक है, तो ये सब उन्हीं पदार्थों से बने, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जब इनकी समुद्र में, ये महासागर में ये बहुत ही भारी मात्रा में रहते हैं, और ये जब ये मरते हैं तो ये तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर का जो कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना, वो तो नष्ट होगा नहीं, वो जमा हो जाता है, जिससे स्थलीय भाग का निर्माण हो जाता है। उसी को कोरल रीफ्स बोलते हैं। अच्छा, ये तो महासागर की विशेषता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको शॉर्ट में आएगा तो आसाम से लिख लेंगे। लेकिन इसके अलावा महासागर के बारे में आप लोग और चीजें जो आपको पढ़ाई गई है उसको ध्यान में रखेंगे। महासागरीय तापमान का वितरण, महासागरीय लवणता में क्या फर्क पड़ता है या किस प्रकार से उसका वितरण है। महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता मतलब सैलिनिटी ना, सैलिनिटी मीन्स महासागर में जो नमक की मात्रा है वो कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज्यादा है। आपको पता है कि भाई समुद्र या महासागर का जल खारा होता है, तो खारा किस लिए होता है, लवणता के कारण ही होता है, सैलिनिटी के कारण ही होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। तो जो जो टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनके बारे में आप कुछ न कुछ पढ़ के जाएंगे, और बहुत सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, तो आप आसानी से आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बायोस्फीयर के बारे में। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन आप जैव मंडल के बारे में पढ़ के जा सकते हैं, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ के जा सकते हैं कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल आपको पता है, आपको बताया गया कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के सब सम्मिलित प्रभाव से जैव मंडल का निर्माण होता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु निवास करते हैं ना, जीव जंतु निवास करते हैं।
चाहे वो स्थल हो चाहे जल हो, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का समुदाय है, चाहे वो छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव हो, और जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समुदाय है, इस समुदाय को हम लोग बायोस्फीयर या जैवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर या जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये इतने टॉपिक बहुत है जो आपको कल वाले वीडियो में बताए गए थे, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, और जो आज के वीडियो में आपको बताए गए हैं। इस दो को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आराम से एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास और इसके पहले की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो ज्योग्राफी लिए उनको सभी को शेयर कर दीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हर सेमेस्टर की क्लास उपलब्ध हो जाएगी। आप आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।